मैटर एंड स्टेट्स, पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भाई मैटर की बात करें, स्टेट्स की बात करें तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत बेसिक है ये, केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक है। और इस बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, ये भी पूछा गया है एनडीए में। और साथ में ये भी पूछा गया है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं उनके साथ में क्या क्या प्रॉपर्टीज लाई होती हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद कन्वर्जन, यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्जन करते हैं। जैसे आपके पास सॉलिड स्टेट है, लिक्विड बनाना है, प्रोसेस का नाम बताइए। लिक्विड से गैस बनाना है, प्रोसेस का नाम बताइए, ये पूछा जाता है। देन आपसे पूछा जाता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, एग्जांपल्स बताइए, कोलॉइड्स क्या होते हैं। ये सारी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैटर स्टेट आप अपने एग्जाम में रख लो कि आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री से कितने आते हैं आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 15, यानी कि ये आपको देखा जाती है 60 मार्क्स। 60 नंबर आपको देकर जाता है ये सब्जेक्ट। ओके, और इससे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा लोअर नहीं, बिल्कुल एवरेज लेवल के। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक पढ़ेंगे मैटर एंड स्टेट। आपको 4-5 टॉपिक केमिस्ट्री में जरूर पढ़ने हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन में से 12-13 करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 से 6 टॉपिक पढ़ लीजिए। पहला बेसिक केमिस्ट्री, यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैटर एंड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, ये 3 इसमें आ जाते हैं। इसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट जरूर पढ़ के जाइए, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। देन पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ के जाइए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देगा पेपर। पीरियोडिक टेबल के बाद आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ लीजिए, आईयूपीएससी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन हर साल आए। फिर आपका डीएलसी आ जाता है, डेली लाइफ केमिस्ट्री। डीएलसी में आपको मेटल, नॉन मेटल अच्छे से पढ़ना है, फ्यूल, एक्सप्लोसिव्स, पॉलीमर्स, गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। 6 चीजें आपको पढ़नी है, जिनके बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। बस इतनी चीज आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को, मैटर एंड स्टेट। जानते हैं मैटर के बारे में, उसकी अवस्थाएं और साथ में इंटर कन्वर्जन। तो चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो एक सिंपल सी लाइन है, आप आंसर खुद कर सकते हो। जिस किसी भी चीज के पास मास होता है, मीन द्रव्यमान होता है, और साथ में वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, यानी कि स्थान को भी घेरे। उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। दुनिया में 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। एनर्जी का बात हम यहाँ कर नहीं रहे, मैटर को समझे। और बहुत ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, बस एक बार रिकैप करा देते हैं। मैटर यानी कि पदार्थ का मतलब है जिसके पास द्रव्यमान है, और जो स्थान घेरता है वही पदार्थ है। जिसके पास द्रव्यमान नहीं है वो एनर्जी है, और वो साथ में आपको स्थान घेरते हुए भी नहीं दिखेगी। जैसे आप कहीं पर खड़े होते हो तो आप उस जगह को ऑक्यूपाई करते हो, स्थान घेरते हो, इसलिए आप मैटर हो। ठीक है, आप पदार्थ में आते हो। लेकिन एनर्जी ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ना ही उसके पास मास होता है। ठीक है, दोनों चीजें में अंतर होता है। अच्छा भाई, हम मैटर को समझ गए। अब यहाँ पास में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। कहते हैं कि सर ये बताओ, आपके पास ब्रेन है और आपके ब्रेन में चल रहे थॉट्स हैं, दोनों में एनर्जी कौन है? आपको ये बताना, ब्रेन, थॉट्स या फिर दोनों ही।
इन दोनों में एनर्जी कौन है आपको ये बताना। आपके पास ब्रेन है, आपके ब्रेन में चल रहे थॉट्स हैं, बताओ भाई एनर्जी कौन है इन दोनों में। फर्स्ट, सेकंड, बोथ या कोई नहीं। ब्रेन, थॉट्स। ओके, थॉट्स जो होते हैं, थॉट्स के पास ना कोई मास होता है, ना ही ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, इसलिए ये एनर्जी। ओके, बट ब्रेन जो है उसके पास मास होता है भैया, और साथ में स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। आपका दिमाग, अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज का मास जो होता है ब्रेन का वो 1250 ग्राम होता है, और गर्ल्स की बात करें तो उनके पास होता है 1250, 1450 और 1250, दो चलते हैं यहाँ पे सिंपल से। ठीक है, तो ब्रेन का जो मास होता है वो गर्ल्स का थोड़ा सा कम होता है, बॉयज का 200 ग्राम ज्यादा होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैटर बना कैसे। तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में जैसे समुद्र कैसे बना, छोटे छोटे पानी की बूंदों से तो बना है, वैसे ही यहाँ पर भी मैटर यानी कि जब पदार्थ बनता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है, और इन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। परमाणु कहते हैं। ये एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड तो नहीं होते, इनके बीच एक वैकेंट स्पेस भी पाया जाता है। जैसे ये एक मैटर है, तो मैटर में जो एटम होंगे उनके बीच छोटा सा खाली जगह जरूर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैटर के ये जो पार्टिकल हैं ये कॉन्टिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, कभी भी ये रेस्ट स्टेट में नहीं मिलेंगे। जनरल बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पार्टिकल कॉन्टिन्यू मोशन करते रहते हैं, कभी भी कोई भी पार्टिकल चुपचाप अपनी जगह नहीं बैठता। इसके बाद ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं, क्यों नहीं ये अलग अलग हो जाते, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल। ओके, अणुओं के बीच लगने वाला बल या पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं, हम लोग सिंपली कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या भाई, क्या साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार बता दो क्लियर है। तो अर्जुन भैया अपनी तरफ से नेट चेक कर लो, क्लियर नहीं है तो। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, अभी क्लियर आ रहा है, अभी क्लियर आ रहा है, अभी सही है। ओके, चलो। तो अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया क्या, पार्टिकल जो है मैटर के, पदार्थ के जो कण है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग एटम कहते हैं, इनके बीच वैकेंट स्पेस भी होता है, ये पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। बस ये चार प्रॉपर्टी। अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो बताओ भाई मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, जल्दी से। देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, 4, 5, विवेक। ओके, 3, 4, 5, हिमांशु, विवेक, आपके आंसर सही है। 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं भैया। 3 वाला दिन चले गए, अब 5 पे खेला करो। पहला है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, दूसरा है लिक्विड द्रव अवस्था, तीसरा है गैसेस स्टेट गैस अवस्था, फिर है चौथा स्टेट प्लाज्मा, ठीक है, और पांचवा स्टेट आता है बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट यानी कि बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था। ओके, ये आपकी 5 स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पर कंसीडर होती है। बस इन्हीं स्टेट ऑफ मैटर को हमें प्रॉपर्टीज के साथ समझना है। मैं आपको सारी नहीं पढ़ाने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड समझाऊंगा, बाकी मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा।
तो आपको सारा क्लियर होगा, इसलिए सॉलिड को अच्छे से समझिएगा, आपको बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ठोस अवस्था की। तो सॉलिड स्टेट में आपको सिर्फ एक लाइन समझनी है। क्या? इस फिगर को देखिए, 3 नहीं होते भैया, 5 होते हैं। आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, 5 स्टेट ऑफ मैटर चलते हैं। ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास, आप देख सकते हैं मैटर के पार्टिकल बहुत पास पास है। मतलब अगर ये कोई चीज बहुत पास पास है, इसका मतलब उनके बीच दोस्ती बहुत बढ़िया है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो साइंस की लैंग्वेज में क्या हम ये नहीं कह सकते कि इनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होता है? कह सकते हैं ना, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास है। तो पहला पॉइंट, सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मींस जो अंतर आणविक बल होता है, वो मैक्सिमम होता है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये पार्टिकल बहुत पास पास है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच वैकेंट स्पेस बहुत कम होगा, क्योंकि इतने ज्यादा पास हैं, तो खाली जगह ना के बराबर है। देखिए, तो हम कह सकते हैं जो वैकेंट स्पेस है वो मिनिमम है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अब जब इनके बीच खाली जगह नहीं होगी तो ये मोशन भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि मोशन करने के लिए खाली जगह चाहिए, ये तो है नहीं इनके पास। तो ये वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, मोशन नहीं करते। ये मोशन नहीं करते, ये क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। अपनी जगह पर ये वाइब्रेट करते रहते हैं। अच्छा, ये जब वाइब्रेट करते हैं तो मोशन तो करते नहीं, क्या इनको कंप्रेस किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्रेस वही चीजें की जा सकती हैं जिनके बीच खाली जगह होती है, तभी तो पार्टिकल और उस जगह पे जा सकते हैं, दब सकते हैं। जब पार्टिकल के बीच खाली जगह ही नहीं है तो दबाओगे कैसे? कंप्रेस नहीं कर सकते, इसमें कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये कंप्रेसिबल बिल्कुल नहीं है। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पूछोगे, सर तो फिर ये जो स्पंज आता है, जैसे कि आपने छेना देखा होगा, स्पंज देखे होंगे, तो वो सारे के सारे स्पंज और छेना जो है वो तो दब जाते हैं, क्या सॉलिड नहीं है? वो सॉलिड हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, एयर फिल होती है बीच में। उनमें क्या होता है, उनके पार्टिकल के बीच में एयर भरी होती है, तो एयर हट जाती है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। ऐसे वो जनरली कंप्रेसिबल नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ट्रिक क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, इनका शेप और वॉल्यूम, यानी कि आकार और आयतन, ये दोनों ही इसके फिक्स्ड होते हैं। चाहे इसके शेप की बात करें, चाहे इसका वॉल्यूम की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं भैया? फिक्स्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो मोशन ही नहीं कर रहा है, तो शेप बदलेगा नहीं, और पार्टिकल अपनी जगह से हट भी नहीं रहे, तो वॉल्यूम भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये इसकी 5 बेसिक प्रॉपर्टी है। तो सॉलिड में हमने क्या सीखा? पार्टिकल बहुत पास पास हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम है। वैकेंट स्पेस बिल्कुल नहीं है, वाइब्रेशन करते हैं, मोशन नहीं करते, कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं, शेप और वॉल्यूम फिक्स है। फिर आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या इनमें डिफ्यूजन होता है? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। डिफ्यूजन हिंदी में उसको बोलते हैं विसरण। आप सबको पता है डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करना, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर फ्लो करना, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और सॉलिड फ्लो करते नहीं है, इसलिए इनमें डिफ्यूजन नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ओके, एग्जांपल्स मेरे को देने की जरूरत है नहीं, आप जानते ही हो।
तो हमने सिंपल से 6-7 प्रॉपर्टी सॉलिड में देख ली। आपको ये सारी क्लियर हैं? किसी को इन प्रॉपर्टीज में डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड। बाकी आपको नोट्स बाइलिंगुअल दिए गए, आप घर पे आराम से पढ़िएगा। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड यानी कि द्रव। लिक्विड की अगर बात करी जाए तो भैया लिक्विड क्या होते हैं, आपको सिर्फ एक लाइन यहाँ पर और ऐड कर देनी है, बस सारे लिक्विड आपके कंसीडर हो जाएंगे। पहला, लिक्विड में जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। तो मैटर के पार्टिकल अगर थोड़ा सा दूर हुए हैं तो बस आप सारी बातें यहीं से कह सकते हो। पहला, सर ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो लेस है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा था, तभी तो पार्टिकल बहुत पास थे। पार्टिकल थोड़ा दूर है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम है। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर पार्टिकल थोड़ा दूर है तो मतलब वैकेंट स्पेस ज्यादा है। वैकेंट स्पेस मोर देन सॉलिड है। अगर आप सॉलिड से कंपेयर करें तो वैकेंट स्पेस बिल्कुल ज्यादा है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर वैकेंट स्पेस है तो ये मोशन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वाइब्रेशन करने के लिए चाहिए जगह नहीं, लेकिन इनके पास तो जगह है, तो मतलब ये मोशन बिल्कुल करते हैं। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी ज्यादा हो जाता है, किससे? सॉलिड से। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब अगर ये खाली जगह अपने साथ रखते हैं तो ये कंप्रेसिबल भी है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कंप्रेसिबल है। इनको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़न इनमें दिखेगा। अच्छा नेक्स्ट, इनका शेप और वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, बट शेप फिक्स नहीं रहता। शेप जो है वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, समझते हैं। मरकरी लिक्विड स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे भैया। मरकरी एक मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो क्या क्या सीखा। मैटर के पार्टिकल के बीच थोड़ी जगह आ गई है, जगह आ गई है तो सारी प्रॉपर्टीज बदल गई। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम हो गया क्योंकि वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस ज्यादा हो गया सॉलिड से। मोशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मोशन कर रहा है। कंप्रेसिबल थोड़े से हो जाएंगे क्योंकि आप आसानी से इनको कंप्रेस कर पाएंगे क्योंकि वैकेंट स्पेस है। वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम इनका नहीं बदलता, लेकिन शेप बदल जाता है। जिस कंटेनर में लिक्विड को डालोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। अभी मेरे पास ये पानी बॉटल में है तो बॉटल का शेप है। अभी मैं इसको ग्लास में डाल दूं, ग्लास का शेप ले लेगा। मैं कमरे में गिरा दूं, कमरे में फैल जाएगा। मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वेरिएबल शेप होता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद इनके जो डिफ्यूजन का रेट है, विसरण की दर है, वो सॉलिड से ज्यादा होती है क्योंकि लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। तो जो विसरण है वो क्या होता है, मोर देन सॉलिड होता है। ओके, क्योंकि ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। एग्जांपल आपको देखना है, बहुत आसान। आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें 2 बूंद इंक डाल दीजिए, सिर्फ 2 बूंद। आप थोड़ी देर में क्या देखते हैं, पूरे पानी में इंक फैल जाती है, देखते हैं ना। तो पूरे पानी में जब इंक फैल गई तो यही आपका डिफ्यूजन है। ये क्या है, डिफ्यूजन है, कि पूरे पानी में इंक का फैल जाना।
तो ये आपका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल बन गया, लिक्विड टू लिक्विड। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? लिक्विड टू लिक्विड, डिफ्यूजन हो गया। ओके, ये पॉइंट है। ओके, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होती है सॉलिड से। क्यों? क्योंकि भैया ये पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, और पार्टिकल अगर मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा ही ना। सॉलिड में नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ वाइब्रेट कर पा रहे थे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, इंटरनल एनर्जी ही इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी और कोई चीज नहीं है अलग से। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ओके, आगे बढ़े। ये हैं लिक्विड के प्रॉपर्टीज जो सॉलिड से हमने कंपेयर करके निकाल ली। लिक्विड के बाद अगला नेक्स्ट स्टेट आता है, नेक्स्ट स्टेट है गैसेस स्टेट, गैस अवस्था। भाई गैसेस स्टेट में सिर्फ एक प्रॉपर्टी कि इसमें मैटर के पार्टिकल बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसे जब मैटर के पार्टिकल बहुत दूर हो गए तो बस अब प्रॉपर्टीज आप अपने आप समझ जाओ। इंटरमोलिकुलर फोर्स लीस्ट होगा, सबसे कम लीस्ट, अभी तो पार्टिकल इतनी दूर दूर है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स लीस्ट है तो वैकेंट स्पेस मैक्सिमम है। वैकेंट स्पेस इनके पास मैक्सिमम होता है। वैकेंट स्पेस अगर मैक्सिमम है तो ये मोशन भी बहुत अच्छे से दिखाएंगे, वेरी फास्ट। और अगर मोशन बहुत फास्ट करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके भाई, नेक्स्ट, जब इतना ज्यादा वैकेंट स्पेस है तो कंप्रेसिबल भी हाईली होंगे। कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत हाई होगी। आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती तो गैस है, लेकिन आपके घर भेजी जाती है लिक्विड फॉर्म में, काफी ज्यादा कंप्रेस करके। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद फिफ्थ आता है आपका, वॉल्यूम और शेप दोनों ही वेरिएबल है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही शेप, दोनों ही नॉन फिक्स्ड है। और डिफ्यूजन इसमें मैक्सिमम होगा, डिफ्यूजन यानी कि विसरण जो है वो मैक्सिमम होगा। बस ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज जो आपको गैस डिफाइन करती है। भाई अब डिफ्यूजन इसमें मैक्सिमम कैसे होता है? आपने देखा होगा कि आपके घर पे या आपके पड़ोसी के यहाँ बढ़िया खाना बन रहा होता है तो आपको तुरंत महक आ जाती है कि भाई आज इनके यहाँ पनीर बन रहा है। तो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, गर्मा गर्म खाने की खुशबू आपके घर तक आ रही है। परफ्यूम डाल के सारी पार्टियों में जाते हो, क्यों जाते हो भाई? क्यों? क्योंकि परफ्यूम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, कि वहां पर परफ्यूम आपने डाला है, वो पूरे हॉल में बढ़िया आप मस्त परफ्यूम के महक फैला रहे हो। कैसे? गैस ही तो है, इस वजह से। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ से ही बनते हैं। तो गैसेस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम है, वैकेंट स्पेस मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, और वॉल्यूम और शेप दोनों ही नॉन फिक्स्ड है, क्योंकि जिस कंटेनर में रखोगे उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम ले लेता है। अगर मैं गैस को इस बॉटल में रखूं तो गैस में ही रहेगा, मैं बॉटल खोल दूं तो पूरे कमरे में गैस फैल जाएगी। तो गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप, और डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो ये था आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों में कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ। तीन जो आपने आज तक पढ़ी है वो मैंने करा दी स्पीड में क्योंकि ये आसान है इसलिए। अब जो दो आएंगे वो थोड़ा सा अलग है, बस उन्हें ध्यान से समझिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। ये स्टेट जो है मैटर का, ये आपको जो देखने को मिलता है इसमें होता क्या है, ध्यान से समझेंगे भाई।
जरा ध्यान से समझना, आपको पूरा क्लियर होगा। प्लाज्मा स्टेट कुछ अलग नहीं है, ये गैस स्टेट का ही एक स्पेशल केस है। क्या है भाई? अगर आपसे कोई पूछे प्लाज्मा जो आपको नया स्टेट मिल रहा है वो गैस का ही एक स्पेशल केस है। ओके, ये कब मिलता है आइए समझते हैं। मान लो आपके पास कंटेनर में गैस है, ठीक है, ये कंटेनर में एक गैस मैंने फिल कर रखी। अच्छा, ये जो गैस के पार्टिकल है ये अभी क्या है? एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, एटम के फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स आप कह लो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में चुपचाप ये गैस रखी थी। पहला केस, ये गैस स्टेट है। लेकिन जब यही गैस मैंने ले लिया और इसी गैस को मैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करता हूं, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करा के बहुत उच्च तापमान पे इसको गर्म करता हूँ। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर पे गैस जाती है तो इसमें एक चीज देखने को मिलती है, क्या? कि इसके जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। किस फॉर्म में? वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। कितने टाइप के आयन बनाते हैं भाई? दो टाइप के, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। दो टाइप के आयन में ये ब्रेक हो जाता है तुरंत। अब भाई ये आयन में ब्रेक हो गया, बस यहीं पर हमें न्यू स्टेट ऑफ मैटर मिल गई जिसे प्लाज्मा कहते हैं। एटम में आपको पता है एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तब एटम बनता है। लेकिन जब हम उसे बहुत उच्च तापमान पे गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज अलग कहीं घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन अपना अलग कहीं घूम रहा होता है, कोई किसी के चक्कर नहीं लगाता। बस यहीं पर जो स्टेट ऑफ मैटर आपको मिलती है इसे ही कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, यानी कि प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट मैटर का वो स्टेट है जिसमें किसी गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाए तो वो एटम आयन में ब्रेक जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना लेते हैं और बस वहीं पर हमें प्लाज्मा स्टेट मिल जाते हैं। अच्छा भाई, तो प्लाज्मा स्टेट कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? एग्जाम्पल देख लो भाई। जैसे पहला तो दुनिया के जितने भी स्टार्स हैं वो सभी में आपके पास जो गैसेस हैं वो प्लाज्मा अवस्था में ही है। उन सभी के पास जो गैस है हाइड्रोजन वो प्लाज्मा अवस्था में ही पाई जा रही है, पहला। दूसरा है जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो प्लाज्मा स्टेट ही गैस की बन जाती है। क्लाउड्स का कोलिजन, आपने कभी सोचा है कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो वो जो बिजली बनती है वो बिजली सरफेस तक कैसे आ जाती है? लोग कहते हैं ना बिजली गिर गई भाई सरफेस तक आ गई। कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि रास्ते में तो हवा है और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हवा जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, तो फिर ये बिजली नीचे तक कैसे आती है? इसका कारण जब ये क्लाउड्स आपस में टकराते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ये इलेक्ट्रिसिटी अपने आसपास के एयर को क्या कर देता है भाई? आयोनाइज्ड कर देता है। आयोनाइज्ड कर देता है, आयनीकृत कर देता है, जिससे कि वो किस स्टेट में बदल जाता है? प्लाज्मा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा के पास अगर आयन है तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और प्लाज्मा अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी से होते हुए वो प्लाज्मा स्टेट लेकर सरफेस तक बिजली आ जाती है। ये लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो जितने भी तारे हैं बादल हैं उन सब में आप प्लाज्मा स्टेट आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा भी ये तो हॉट प्लाज्मा की बात हो गई, कुछ प्लाज्मा होते हैं जो कोल्ड प्लाज्मा होते हैं। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि आपके ब्लड में भी प्लाज्मा होता है, ब्लड में वाटर प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी
हीमोग्लोबिन सब पाया जाता है। तो वो कोल्ड प्लाज्मा होता है जो आपके ब्लड में होता है। आजकल प्लाज्मा टीवी भी मार्केट में आते हैं, है ना। तो उसमें जो प्लाज्मा है वो भी क्या है, कोल्ड प्लाज्मा है, वो हॉट प्लाज्मा नहीं होते। ठीक है, तो प्लाज्मा आपके इन सारी जगहों पे देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मा गैस का एक स्पेशल केस है, जब किसी गैस को आयनाइज्ड कर दिया जाए गर्म करते करते, तो वही केस हमें मिलता है। प्लाज्मा इन सब जगहों पे देखने को मिलता है। हो गई फोर्थ स्टेट, क्लियर भाई। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आपको क्लियर, किसी को कोई समस्या तो नहीं। ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि प्लाज्मा अवस्था इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर है, तो अच्छा कंडक्टर है। ओके, सेकंड पॉइंट कौन सा, क्लाउड्स कोलिजन। क्लाउड्स बादल जब आपस में टकराते हैं तो जो बिजली उत्पन्न होती है वो बिजली अपने आसपास की हवा को आयोनाइज कर देती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब हवा आयोनाइज्ड हो गई है तो बस यही से होते हुए वो सरफेस तक आ जाती है। क्वेश्चन सबसे पहला तो यही आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा क्या कोई नई स्टेट है, नहीं, प्लाज्मा गैस का ही एक स्पेशल केस होता है। प्लाज्मा के एग्जाम्पल बताइए कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये स्टार्स में, आपके प्लाज्मा टीवी में, आपके ब्लड में, और बादल जब आपस में बिजली गिराते हैं वहां पर, 4 जगह जनरली देखने को मिलते हैं। बस ऐसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आज से कुछ नहीं पूछा जाता। ओके, अब आते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट, यानी कि बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था। तो ये अवस्था के बारे में हमारे देश के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस सर और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसी भी एक स्टेट होती है, लेकिन उसके सबूत हमें काफी सालों बाद मिले, अराउंड 1995। 1995 में हमें उस स्टेट के बारे में पता चला, तब हमने उस बात को यकीन किया, इसीलिए उस स्टेट का नाम बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट रखा गया। अब ये बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट मिलता कब है, क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। चलो भाई, बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट जो हमें मिलती है वो एक स्पेशल केस में मिलती है। उसको समझने से पहले आपको छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि मूल कण जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके फर्मियॉन्स और दूसरे होते हैं बोसॉन्स। फर्मियॉन्स वो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इसमें कई सारे पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब आपके फर्मियॉन्स में आते हैं। और बोसॉन्स क्या होते हैं, ये फर्मियॉन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फर्मियॉन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, तो जो बोसॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, उन बोसॉन्स को अगर आप गैसेस स्टेट में जनरली चाहते हैं, तो गैसेस स्टेट में है, उनको आप बहुत ज्यादा ठंडा कर दो। क्या कर दो, आपके पास बोसॉन्स वाला कोई मैटर है, बोसॉन्स से बना कोई पदार्थ है, और आप उसको सुपर कूल्ड कर दो। सुपर कूल्ड करने का मतलब आप उसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ले आओ, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर अगर आप उसको लेकर आ जाते हैं, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर अगर आप लेकर आ गए तो वो टेम्परेचर कितना है,
-273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। ये न्यूनतम तापमान है जहां तक आज तक हम पहुंच पाए। मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक हम आज तक पहुंचे। अगर आप किसी बोसॉन्स के मैटर को इस टेम्परेचर पे ले आते हैं तो क्या होता है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना उनका मोशन बंद हो जाता है। मैटर पार्टिकल्स का मोशन स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये मोशन जब स्टॉप होता है, बंद होता है, तो मैटर के पार्टिकल आपस में जुड़ने लगते हैं और आपस में जुड़कर पार्टिकल जो हैं वो कंबाइंड होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सुपर एटम बनाते हैं। और इसी स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडन स्टेट, यानी कि बोस-आइंस्टाइन संघनन अवस्था। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ध्यान से समझना। बोस-आइंस्टाइन कंडन स्टेट हमें कब मिलती है? फंडामेंटल पार्टिकल्स पहले समझिए। दो टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं बोसॉन्स और एक फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स जो होते हैं वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन। आपने पढ़ा होगा 12th में, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है आपको। उसके बाद फिर आते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स जो होते हैं वो फर्मियॉन्स के जुड़ने से बनते हैं। जब कई सारे फर्मियॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो बोसॉन्स बनते हैं। अब ये बोसॉन्स जिसमें पाए जाते हैं, जिस मैटर में, उस मैटर को अगर आप बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे लेकर जाओगे, मतलब एब्सोल्यूट 0 पे लेकर जाओगे, जो कि न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, तो क्या होगा, तो वहां पर जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल अपना मोशन बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल लगातार मोशन करते हैं। और बंद करने के बाद वो पार्टिकल आपस में जुड़ गए और जुड़कर एक सुपर एटम बनाने लगते हैं। बस यही स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टाइन कंडन स्टेट कहलाती है। बस आपको ये समझना, इतना सा पॉइंट है। बोलो भाई, क्लियर? हाँ भाई, समझ में आया? बोलो भैया। हाँ बिल्कुल। अरे मोशन करना बंद कर देते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं और आपस में जुड़कर बनाते हैं सुपर एटम। जिनको नहीं आया है उनका बेसिक नहीं क्लियर है, उन्होंने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा फर्मियॉन्स बोसॉन्स, तो वो समस्या ना लें। वो बिल्कुल बोसॉन फर्मियॉन को भूल जाएं। वो सिर्फ इतना याद रखें कि बोस-आइंस्टाइन कंडन स्टेट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे मिलती है। बस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ दो पूछे गए हैं आज तक एनडीए में। पहला पूछा गया है कि बोस-आइंस्टाइन कंडन स्टेट होती क्या है। बोस-आइंस्टाइन कंडन स्टेट वो होती है तो मिनिमम टेम्परेचर पे मिलती है। वो टेम्परेचर है परम शून्य ताप। और इसमें क्या होता है, पदार्थ के कण अपनी गति बंद कर देते हैं। बस दो लाइनें तो याद कर लोगे, बस इतना याद कर लो, आपको कुछ नहीं समझना है। ओके, सुपर एटम का कोई एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इस टेम्परेचर पे जाके हम नहीं खिलते हैं, इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में नहीं बनता है। ठीक है, इस स्टेप पर जाकर सब कुछ बंद हो जाता है, इसीलिए इसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हुई है, बस वो आपको समझना है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप सिर्फ दो लाइन याद कर लो। पहला, बोस-आइंस्टाइन कंडन स्टेट पांचवी अवस्था होती है, और दूसरा कि ये किस तापमान पर मिलती है, तो ये न्यूनतम तापमान पर मिलती है और इसमें पदार्थ के कण अपनी गति बंद कर देते हैं। बस 3 लाइन तो याद कर लोगे ना, बस इतना याद कर लेना।
और आप मत पढ़ो, ना बोसॉन पढ़ो ना फर्मियोन पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ये तो हो गई 5 स्टेट ऑफ मैटर जो हमने आपको सिंपल सा समझा दिया। बाकी आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, पेपर में ज्यादा डीप आएगा भी नहीं। हमें लगा शायद आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बोसॉन फर्मियोन। नहीं पढ़ा है जिसने, वो बिल्कुल टेंशन ना लो, कोई जरूरत नहीं है समझने की, ठीक है। चलो आ जाओ। अब कहते हैं इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव। इसमें आपको पांचों नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ने, कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने हैं। तो इंटरचेंज करने का मतलब, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी आपके पास सॉलिड है तो उसको लिक्विड बनाओ, लिक्विड है तो गैस बनाओ, गैस है तो आपको उसको फिर से सॉलिड या लिक्विड बनाना है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाता है कि भाई क्या वो प्रोसेस है जिनसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सब बनते हैं। ओके, उसको समझते हैं। मान लो आपके पास एक सॉलिड है जैसे कि आइस, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या बनता है, आइस का बनता है। ठोस है, बर्फ है, आप उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, लिक्विड, द्रव बन जाएगा। और सॉलिड से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में इस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग यानी कि गलन, गलना। ठीक है? जब आप किसी सॉलिड को गर्म करके लिक्विड बनाते हैं तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है मेल्टिंग यानी कि गलना। दूसरा, अगर आपके पास इसका उल्टा कर दो, यानी कि आपके पास कोई लिक्विड है, यानी कि आपके पास लिक्विड है, द्रव पानी ले लो और उसको आप ठंडा करते हैं, कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है, तो फिर से सॉलिड बन जाता है। जैसे पानी को फ्रिज में रखो तो फिर से सॉलिड बन जाता है ना, आइस बन जाती है। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग देते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स हिमीकरण। हिमीकरण कहते हैं, यानी कि ठंडा करके उसको फिर से सॉलिड बना लेना। अच्छा, तीसरा प्रोसेस आता है, आपके पास कोई लिक्विड है, द्रव, और आप उसे गर्म करते हैं और वो क्या बन जाता है, गैस स्टेट में बदल जाता है। जैसे पानी, पानी को अगर ज्यादा उबालोगे तो वो क्या बनेगा, वेपर बन जाएगा। तो वो वेपर बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया है? उसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगला प्रोसेस आपका आता है कि भाई अगर हम किसी, कोई गैस है मेरे पास, उस गैस को हम ठंडा करते हैं और वो लिक्विड में बदल जाती है। जैसे वाटर वेपर है, गर्म करो तो भाप, ठंडा करो तो लिक्विड बन जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, तो वहां पर उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन कहते हैं। ओके भाई। अच्छा, इसके बाद आता है फिफ्थ, यह इंपॉर्टेंट है। चार तो बेसिक आप सबको पता है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सॉलिड है और सॉलिड को आप गर्म कर दो और वो लिक्विड में ना बदल के डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास सॉलिड है, उसको आप गर्म करें और डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन। और इसका उल्टा अगर करें कि आपके पास कोई गैस है
उसको आप ठंडा करें और वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, लिक्विड ना बने, डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, उसे कहते हैं डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन यानी कि निक्षेपण। अब आपसे इन दोनों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भाई इन दोनों के एग्जाम्पल बताओ क्या क्या बनते हैं, यही पेपर में क्वेश्चन आता है। तो सबसे आसान सा और बेसिक सा एग्जाम्पल तो पहला क्या है, कपूर। कपूर सबसे पहला एग्जाम्पल। दूसरा इसमें क्या आता है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं जो पब्लिक टॉयलेट्स में यूज की जाती हैं, वो यहाँ पर आपका देखने को मिलती हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन के उड़ जाती हैं, लिक्विड नहीं बनती। नेफ्थलीन की बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स के बाद अगला आता है आपका ड्राई आइस, जिसे शुष्क बर्फ बोलते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा बिल्कुल बर्फ की तरह, इसीलिए उसको ड्राई आइस कहते हैं। और जब गर्म करते हैं तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाती है। ओके, ड्राई आइस के बाद अगला आता है आपका आयोडीन। आयोडीन भी आपका सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन दिखाता है। ओके, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। सब्लिमेशन डीसब्लिमेशन के एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं, ये सारे के सारे उसी के एग्जाम्पल है। ओके, तो हमने 6 यहाँ पे इंटरचेंज प्रोसेस देखे। पहला, सॉलिड से लिक्विड, पानी लो, बर्फ को पानी बना लो, लिक्विड बना लो, प्रोसेस का नाम मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, पानी लो, फ्रिज में रख दो, फिर से सॉलिड बन गया, आइस बन गई, मतलब वो प्रोसेस है फ्रिजिंग। अगर लिक्विड को गर्म करोगे गैस बन जाएगा, पानी को उबालिए वेपर बन जाएगा, वेपराइजेशन। गैस को ठंडा करो लिक्विड बन जाएगा, कंडेंसेशन। बहुत आसान एग्जांपल है। आप एक कभी भी आपने अगर दूध या पानी गर्म किया होगा तो उसके ऊपर प्लेट रख दो, उसके ऊपर क्या कर दो, प्लेट रख दो, ठीक है। प्लेट रखने के बाद आप क्या करो, बिल्कुल आसान सा काम, थोड़ी देर बाद आओ वापस, तो आप क्या देखते हो, उस प्लेट में पानी की बूंदें बन चुकी हैं। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं, वो कंडेंसेशन ही तो हुआ है, वो प्रोसेस कंडेंसेशन है। वो गैस थी, भाप, जो गैस थी उसको आपने क्या किया, एक बर्तन से ढक दिया। अब थोड़ी देर बाद जब वो गैस ठंडी हो गई तो गैस ठंडी होकर क्या बनती है, लिक्विड बनती है, इसीलिए उसके ऊपर पूरा पानी की लेयर जमा हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकालो और बाहर रख दो थोड़ी देर, तो आप देखते हो बोतल के चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती है, कंडेंसेशन ही तो है। ठीक, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद सॉलिड से गैस डायरेक्ट बदल रहा है तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डायरेक्ट बन रहा है तो डीसब्लिमेशन। ओके, एग्जांपल कपूर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, आयोडीन, ये आपके 4 फेमस एग्जांपल। बोलो भाई, क्लियर? इंटरचेंज में कोई समस्या? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया इंटरचेंज? क्लियर, तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो हो गया 6 आपके इंटरचेंज प्रोसेस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैटर का कन्वर्जन हमने सीख लिया है और फर्स्ट टाइप की स्टेट भी हमने सीख ली। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आता है। सेकंड क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में। तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं। देखो, हमने आपको बताया है कि दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर में भी हमने मैटर को 2 कैटेगरी में और बांट लिया, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब वो नहीं है कि सर्फ एक्सेल से धुला हुआ बिल्कुल साफ। प्योर सब्सटेंस का मतलब है जिसमें कोई दूसरी चीज ऐड ना हुई हो, वो खुद में अकेला ही एग्जिस्ट
करता हो उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। बाकी का जो बच गया वो सब मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। ठीक है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है? ये 4 चीजें आती है। पहला परमाणु मीन्स एटम, दूसरा एलिमेंट मतलब तत्व, मॉलिक्यूल मतलब अणु, और कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो ये चारों ही प्योर सब्सटेंस होते हैं आपके। इसके अलावा जो कुछ है वो सब मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इन चारों को पहले समझते हैं, इन चारों में अंतर क्या है। चलो भाई, इन चारों में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले अगर एटम की बात करें तो एटम आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलके बना होता है एटम। और एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है एलिमेंट। एटम से ही क्या ना, एलिमेंट। जब हमने किसी एटम को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया तो वो क्या बन जाता है? एलिमेंट बन जाता है। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो। पीरियोडिक टेबल में आप क्या पढ़ते हो कि भैया 118 एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। और ये 118 एलिमेंट आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है मेटल जो कि होते हैं 91, दूसरा होता है नॉन मेटल जो कि होते हैं 20, और तीसरा होता है मेटेलॉइड जो कि होते हैं 7। इनको मिलाकर बनते हैं एलिमेंट। तो एटम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। एटम्स से ही बनते हैं एलिमेंट जब हम उनको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और पीरियोडिक टेबल में रख देते हैं। अब पीरियोडिक टेबल से हम इनमें से कुछ भी उठाएं उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन उठा ली, एलिमेंट है। लिथियम एलिमेंट है। क्लोरीन एलिमेंट है। हमने आयरन उठाया, एलिमेंट है। हमने गोल्ड उठा लिया, एलिमेंट। सिल्वर एलिमेंट। तो ये जितने भी चीजें हम पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट उठाते हैं वो सब के सब एलिमेंट कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो हमने एटम और एलिमेंट का अंतर समझ लिया। अब आता है एलिमेंट के बाद मॉलिक्यूल्स, अणु। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है तो बनते हैं मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो वहां पे बनता है मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल रहा है, O2 मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिल रहा है, N2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन मिल रही है, Cl2 मॉलिक्यूल है। तो ये सारे के सारे जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, अणु कहा जाता है। ठीक है भाई। तो आपने सिंपल सा एक डिफरेंस सीखा प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस सिर्फ आपके 4 होते हैं जिसमें वही चीज पाई जाए, कुछ और ना पाया जाए। वो 4 कौन कौन से हैं? एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। फिर हमने मिक्सचर देखेंगे आगे कि वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बने। हमने एटम को जाना जो फंडामेंटल पार्टिकल से बने। मॉलिक्यूल एटम से बना है जो कि एक पर्टिकुलर नाम के साथ पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है। इसके बाद मॉलिक्यूल की बात करी गई, तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। ओके। अब आता है मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड। तो कंपाउंड जो बनते हैं वो 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट के मिलाने से बनते हैं। 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग तत्व अगर मिल रहे हैं तो बनता है कंपाउंड। जैसे NaCl, H2O, HCl, Na2O, LCl3, ये सब क्या है? ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा और डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हैं। देखिए सोडियम क्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, अलग अलग तत्व हैं, ये जुड़े हैं।
ये ऐसे ही नहीं जुड़ गए कि बस कंटेनर में डाला और जुड़ गए, केमिकल रिएक्शन से जुड़े। कैसे जुड़े भाई? रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े, एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, इनके बीच केमिकल बॉन्ड बनते हैं और इनको आसानी से अलग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये केमिकली ऐड हुए हैं, रासायनिक रूप से जुड़े हैं। तो कंपाउंड यानी कि यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है और ये एलिमेंट आपस में एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। ये नहीं कि जिसका जितना मन है उतना मिला दो, फिक्स रेशियो में। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोरीन का रेशियो 1:1, यहाँ पर 2:1, तो मतलब एक फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे। और इनका आपका अपना खुद का केमिकल फॉर्मूला होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो इनका खुद का फॉर्मूला भी होता है और इन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं, तो आसानी से अलग भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको कंपाउंड के बारे में जरूर याद रखनी। ओके, तो यहां तक क्लियर भाई सभी को? जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो भाई। क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना पढ़िएगा। बाकी का बचा हुआ कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिक्सचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और बस आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। सब क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इतना पढ़ लेना अच्छे से। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।